वेलकम एवरीवन। सो लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो कैनोला के ऊपर था, और अब हम जो टॉपिक नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो हमारे सिरिंज के ऊपर है। सो सिरिंज काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ना। और आप मतलब किसी भी वार्ड जाइए, कोई भी आपका प्रोसीजर हो, कोई भी मेडिकेशन हो, काफ़ी सारे मेडिकेशन और प्रोसीजर हम सिरिंज से ही देते हैं। विदाउट सिरिंज हम लोग कुछ भी ऐसा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं मेडिकेशन का। सो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको लग रहा होगा कि सिरिंज काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ उतना होता नहीं है, लेकिन बट ये काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक है। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग कैनुला के ऊपर फोकस किए थे जो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं सिरिंज पे, और इस बार बस मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है क्योंकि लास्ट टाइम 1 आवर से ज़्यादा हो गया था टाइमिंग। सो अब मैं ट्राई करूँगा बस एक टॉपिक वंस अ टॉपिक एट अ टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्ले लिस्ट वीडियो नंबर 2। सो इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कैमरे को और मूव ऑन। सो सिरिंज मैक्सिमम लोगों ने देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो देख लो। काफ़ी सिंपल सा है, बट काफ़ी नीडी है, मतलब काफ़ी ज़रूरत पड़ता है इसको हर एक चीज़ के लिए। सो सिरिंज में क्या होता है कि एक प्लास्टिक का बैरल होता है, और उसमें एक नीडल अटैच होता है, और इसका सिर्फ दवाई देना ही नहीं, हम लोग इसका यूज़ किसी प्रोसीजर में जिसमें हम क्या करते हैं, सक्शनिंग करके उससे बॉडी फ्लूइड्स भी निकालना और एस्पिरेट भी करना होता है। ओके, सो डेफिनेशन पे हम लोग लेट्स मूव ऑन करते हैं। सो यहाँ से सिरिंज मेरे पास भी है ना, मैं इसके तरीके से भी बताऊंगा इसको, और ये करके दिखा के। ओके, काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी के सिरिंज लाए होंगे, ट्राई करूँगा आपको समझाने का हर एक सिरिंज के बारे में। और इसका काफ़ी जो है मतलब डिवीज़न क्लासिफिकेशन जो है काफ़ी बड़ा है। सो लेट्स मूव। ओके, सो सिरिंज, डेफिनेशन ऑफ सिरिंज। डेफिनेशन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग इन डेप्थ पता कर पाएँ। जो भी एक डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन होता है उसमें सिरिंज का जितना भी खासियत है सब उसमें रहता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो सिरिंज इज़ ए स्टेराइल। सो पहले ही आ गया स्टेराइल, तो स्टेराइलिटी इसका हमेशा मेंटेन रहता है, और इसमें हमेशा लिखा भी जाएगा कि स्टेराइल है। अगर आप इसे रीड कर पाओ, स्टेराइल। स्टेराइल इसलिए क्योंकि ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो स्टेराइल होता है, कैलिब्रेटेड होता है। कैलिब्रेटेड वाई? कैलिब्रेटेड इसलिए क्योंकि जो सिरिंज रहता है उसमें हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ करते हैं। सो कैलिब्रेटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें नंबरिंग्स है, और ये जो नंबरिंग्स है वो अच्छे से एक्यूरेटली मेज़र करके बनाया गया है। अगर आप देख सकते हो कैलिब्रेटेड है, इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, और नंबर्स के साथ साथ इसमें सेंड क्या बोलते हैं, मिलीलीटर और माइक्रोलीटर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। सो कैलिब्रेटेड है। सिलिंड्रिकल, जितने भी सिरिंज होते हैं मैक्सिमम सिलिंड्रिकल्स होते हैं। अगर आप ये भी देखें, ये भी एक सिलिंड्रिकल है। सो इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस फिटेड विद अ प्लंजर एंड अ नीडल यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड। तो प्लंजर और नीडल, तो इसमें एक और नीडल भी रहता है आई थिंक किरा। सो नीडल एंड बैरल प्लंजर जो भी बोले आप इसको। सो इसमें मेन चीज़, एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब होता है कि हम इससे बॉडी फ्लूइड्स या फिर कोई भी ऐसा कंटेनमेंट जो हमारे बॉडी में है वो हम निकाल सकते हैं। एस्पिरेट मतलब होता है पुल आउट। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है पुट इन। तो हम लोग इसमें जो सिरिंज रहता है इससे हम सिर्फ मेडिकेशन देते ही नहीं, हम बॉडी फ्लूइड्स और जो हमारा रिक्वायरमेंट है बायोप्सी वायोप्सी जो भी है उसमें हम इसको सक्स आउट भी करते हैं, मतलब उसे निकालते भी बॉडी फ्लूइड्स को। ओके, सो डेफिनेशन काफ़ी अच्छा है। अ सिरिंज इज अ स्टेराइल कैलिब्रेटेड सिलिंड्रिकल मेडिकल डिवाइस fitted with a plunger and a needle used for administration or aspiration of a fluid. Let's move नेक्स्ट पेज। ओके, सो एक और है, मतलब वही लिखा हुआ इंजेक्शन देना, ब्लड सैंपल लेना। हाँ, जैसे कि एस्पिरेशन में आप ये भी मान सकते हो कि जैसे हम लोग खून निकालते हैं तो भी एक टाइप का एस्पिरेशन हुआ। ओके, सो जो आप लोग ब्लड ग्रुपिंग जो भी आप ब्लड टेस्ट। ओके, सो अब जैसे कि इस वाले डायग्राम में देख रहे होगे, जैसे कि यहाँ पे ब्लड निकाला जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है कि एक टाइप का आपका क्या हुआ, एस्पिरेशन हुआ, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन हो रहा है। सो लेट्स गो। सो सिरिंज एनाटॉमी। सिरिंज एनाटॉमी और कुछ नहीं, मतलब सिरिंज के पार्ट के बारे में पढ़ना है हमें, है ना। ओके, सो सिरिंज में क्या क्या होता है, एक प्लंजर होता है। प्लंजर, अगर आप देखो इस सिरिंज को, इस कैमरा को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सो ये जो आपका ये पोर्सन है, ओके, इसको बोलते हैं प्लंजर। फ्लैंज बोलते हैं ये जो अगर आप देखोगे फ्लैंज। ओके, सो इसको आप बोलते हैं फ्लैंज। जो इसका क्या काम कर रहा था कि हम
मेडिकेशन जब भी देते हैं तो इसको होल्डिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है फ्लैंज। ओके, फ्लैंज और आपका प्लंजर। प्लंजर देखिए मेरे थंब में है और जो मेरे फिंगर्स में है वो क्या है, फ्लैंज। ओके, तो ये होल्डिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट मूव, प्लंजर टिप। तो प्लंजर टिप कुछ नहीं, जो ये वाला है टिप वाला पोर्शन, इसको प्लंजर टिप बोलते हैं। और कभी कभी प्लंजर टिप में विदाउट रबर भी होता है और विद रबर भी होता है। ये हम आगे जो डेफिनेशंस होंगे, आगे जो अलग अलग टाइप का वैरायटी होगा उसमें देखेंगे। तो ये है प्लंजर टिप, जिसको बोलते हैं आप प्लंजर टिप। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट। तो बैरल, बैरल क्या होता है? बैरल और कुछ नहीं, इसको, ये जो पूरा का पूरा प्लास्टिक आपको दिख रहा है ये बैरल होता है। सो आप अगर आप देखोगे बैरल, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक, ओके, पूरा इसको बैरल बोलते हैं। नेक्स्ट और क्या है? ओके, तो मार्किंग्स, वॉल्यूम मार्किंग्स, वो इसमें पहले से मेजरमेंट के लिए दिया रहता है। ओके, और नीडल अडेप्टर, नीडल अडेप्टर और कुछ नहीं, ये वाला पोर्शन जहाँ पे नीडल अडेप्ट होता है। जैसे आप देखेंगे ये जो नीडल है इसमें फिक्स हो जाता है, तो ये है नीडल अडेप्टर। सो एनाटॉमी ऑफ सिरिंज में हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम नीडल के बारे में पढ़ते हैं। नीडल, ओके, तो ऐसा नहीं कि नीडल बस नीडल में और कुछ पार्ट नहीं होता, उसी वो हॉलो स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो नीडल में एक रहता है नीडल कैप, तो इसे हम निकाल दिए, तो बच रहा है हमारे पास बस नीडल। ओके, सो इसमें देखते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। सो नीडल में क्या रहता है, एक साफ्ट रहता है, साफ्ट जो लंबा सा पोर्सन है। अगर आप इस नीडल को देखो तो ये जो लंबा सा पोर्सन है, ओके, ये है नीडल साफ्ट। नीडल हब होता है जो प्लास्टिक का पोर्शन होता है, अगर आप इसको देख पाओ, ये प्लास्टिक का जो पोर्शन है इसे बोलते हैं नीडल हब। ओके, और ये रहा है साफ्ट। एक और मैं बता दे रहा हूँ, जो ये सिरिंज वाला पार्ट है ये ऑस्की में पूछा जाता है, मेरे रिम्स रांची में है ना। ऑस्की में ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ सिरिंज। ओके, सो फिर से मैं वापस आता हूँ। तो ये जो लंबा सा पोर्शन है ये है साफ्ट, ये जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है ये है हब। ओके, सो इसे वापस से रख देते हैं। अब जो निडल है, निडल के जो लास्ट एंड रहता है वो इस टाइप का कर्वेचर में रहता है, लाइक दिस, टिल्टेड रहता है। वो जो कट रहता है ऐसे इसलिए रहता है ताकि शार्पनेस को इंक्रीज़ करता है। अगर आप इसके देखोगे तो देखिए ये काफ़ी रहता है। अगर मेरे कैमरा इसे जूम आउट कर पाए, नो इतना विजिबल नहीं है, बट ओके, हम डायग्राम से ये समझ सकते हैं। जो निडल रहता है उसमें बेवल पोर्शन रहता है, बेवल पोर्शन रहता है, वो जो शार्पेट पॉइंट रहता है, शार्प पॉइंट जो स्ट्रक्चर रहता है इसको बोलते हैं बेवल। ओके, ल्यूमेन बोलते हैं जो ये गड्ढा आपका बच रहा है, ये वाला पोर्शन जो हॉलो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। बेवल आपका वो हो गया, और पॉइंटेड वाला पोर्शन जो ये लास्ट वाला जो पॉइंट, उसे बस पॉइंट बोलते हैं। तो बेवल हो गया आपका जो कवरिंग है, ओके, और जो हॉलो स्ट्रक्चर है वो ल्यूमेन हो गया, और जो एकदम पॉइंटेड पोर्शन है उसको पॉइंट। तो इसमें हब था, साफ्ट था, ल्यूमेन था, बेवल था, पॉइंट था। फिर से हम सिरिंज में वापस आते हैं, उसमें जो पोर्शन में हम थंब रखते हैं प्लंजर, जिसमें हम फिंगर्स रखते हैं वो फ्लैंज, और जो एंड वाला पोर्शन रखता है उसमें प्लंजर टिप, ये आपका रबर का भी हो सकता है। और जो लंबा सच है वो उसको बोलते हैं बैरल, और जहाँ पे निडल अटैच होता है उसको निडल अडेप्टर, और जो मार्किंग्स होता है वो होता है वॉल्यूम मार्किंग। सो हमने एनाटॉमी भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं कि कौन से पोर्शन का क्या काम है। ओके, सो कैमरा को छोटा किया जाए, वो स्मॉल। ओके, चलो, तो अब आते हैं बैरल, प्लंजर, नीडल, हब, ग्रेजुएशन मार्क। सो सबसे पहले बैरल। बैरल क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है। ओके, ये होल्ड करता है मेडिकेशन फ्लूइड, इसी का काम है कि स्टोरेज करके रखने का। ओके, इसका फंक्शन है कंटेन मेजर मेडिकेशन एक्यूरेटली। इसका एक और काम है कि जो भी हम मेडिकेशन दे रहे हैं, अगर मेरे को 5 ml देना है तो इसको देख के ही हम 5 ml दे सकते हैं। फिर प्लंजर, प्लंजर क्या होता है? मूवेबल रॉड होता है इनसाइड द बैरल, ये बैरल के अंदर फिट हो जाता है। ओके, और ये मूवेबल रहता है, मतलब मूव कर सकते हैं इसे। ओके, और ये इसका काम है प्रेशर क्रिएट करना। मान लीजिए कोई मेडिकेशन है, ओके, और विदाउट आप डायरेक्ट उसे मेडिकेशन को कैनुला से कनेक्ट करोगे तो हाँ, जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था वो और ये कनेक्टेड है। ओके, अगर आप इसे डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर अप्लाई करो तब जाके वो मेडिकेशन जाएगा। तो प्लंजर का वही काम है कि प्रेशर इंजेक्शन में डालने के लिए, और हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। जब इसे सक्शन आउट करेंगे तो भी एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे ब्लड बाहर आएगा। नेक्स्ट नीडल। नीडल एक शार्प मेटालिक पार्ट अटैच होता है जो सिरिंज से हम अटैच करते हैं। ओके, इसमें जितने भी पार्ट होने हमें पढ़ चुके हैं, बेबल के बारे में, स्लैंटेड, शार्प टिप, साफ्ट के बारे में पढ़े हैं जो लंबा सा रहता है। ओके, और ल्यूमेन के बारे में जो होलो स्ट्रक्चर रहता है।
इसका ये काम रहता है कि जब भी हम नीडल यूज़ करते हैं तो इजीली हम बॉडी में पंचर कर सकते हैं उसमें। ओके, फिर आता है हब। हब और कुछ नहीं, वो प्लास्टिक वाला रहता है, बेस ऑफ अ नीडल रहता है। अगर आप देखोगे हब, वो बेस ऑफ नीडल रहता है। ओके, सो कनेक्ट द नीडल टू द सिरिंज। हब का वही काम है, नीडल को सिरिंज से कनेक्ट करना। नेक्स्ट आते हैं ग्रेजुएशन मार्क। ग्रेजुएशन मार्क इसमें वही हर सिरिंज में अलग रहता है, जैसे इसमें ml है, अगर यूनिट में भी रहता है। ओके, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट कभी बताऊंगा। ओके, इसी में है शायद, आई थिंक। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिरिंज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिरिंज के वैरायटीज़ के बारे में। अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग बेसिस पे, जैसे हमने कैनुला पे देखा था, साइज के बेसिस पे था, यूज़ के बेसिस पे था। सो इसमें आता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिरिंज सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। ओके, सबसे बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सिरिंज को क्लासीफाई करना। सो फर्स्ट है 1 ml सिरिंज, 2 ml सिरिंज, 3 ml सिरिंज, 5 ml सिरिंज, 10 ml सिरिंज, 20 ml सिरिंज। सो काफ़ी ईजी है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कैपेसिटी पे, इसमें कुछ याद करने का जरूरत नहीं। जैसे ये जो है, ये अगर आप देखोगे तो ये 10 ml का है, और मेरे पास और भी सिरिंज है। हाँ, ये 1 ml का भी सिरिंज है मेरे पास। वेट, ये जो सिरिंज है वो सिर्फ 0.1 ml का है, सॉरी 0.1 ml। अगर आप इसे देख पाओ, आई थिंक इट इज़ अ 0.1 ml। सर इसे आप ना देख पाओ, इसमें लिखा है क्या? ओके, इसमें लिखा हुआ है 0.1 ml सिरिंज, काफ़ी कम क्वांटिटी का है। एक और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 5 ml सिरिंज। ये जो है ये 5 ml का है। इफ़ यू वांट टू सी, इसको जूम आउट करते हैं, आई थिंक इस मिरर इमेज क्रिएट कर रहा है। और ये जो है ये 2 ml का है, 2 ml, अगर आप देख पाओ 2 ml। तो अलग अलग सिरिंज अलग अलग ml के आते हैं। ये 1 ml का है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो काफ़ी इजी क्लासिफिकेशन था। स्मॉल सिरिंज, मतलब ये ऐसा क्यों होता है कि कोई सिरिंज को स्मॉल बनाया जाता है, कोई सिरिंज को लार्ज बनाया जाता है? तो स्मॉल सिरिंज का यही फ़ायदा रहता है कि इसमें एक्यूरेटली हम डोसेज दे सकते हैं। मान लीजिए मेरे को 0.6 ml लेना है और मेरे पास 1 ml का सिरिंज है, तो इसीलिए उसमें कैलिब्रेटेड होता है, काफ़ी इजीली मेजरमेंट होता है, जिस कारण से हम उसे इजीली मेजर करके दे सकते हैं। और कोई बड़ा सिरिंज रहेगा उसमें एक्यूरेसी थोड़ा सा घट जाता है और एरर्स ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़ स्लैश पर्पस। सो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो इंसुलिन के पर्पस, उसका यूज़ के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे पहला है आपका इंसुलिन सिरिंज। ओके, इस आई थिंक मेरे पास इसका डायग्राम है। तो इंसुलिन सिरिंज हम लोग डायबिटिक पेशेंट को देते हैं, तो इधर पे आपका इंसुलिन सिरिंज है। ओके, सो ये रहा। तो इंसुलिन सिरिंज में क्या रहता है, इसमें 1 ml इक्वल टू 40 यूनिट होता है। तो जब भी हम लोग इंसुलिन चढ़ाते हैं, किसी पेशेंट को इंसुलिन देते हैं, तो उसके जो ट्रीटमेंट चार्ट पेपर होता है, इसके बारे में बताऊंगा। ट्रीटमेंट चार्ट पेपर इसको है ना, तो इसमें क्या रहता है, इसमें मेडिकेशंस लिखे रहता है कि आज कौन कौन से मेडिकेशन पड़ने वाले हैं। तो अगर इंसुलिन लिखा रहा है उसके मेडिकेशंस में, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें यूनिट्स लिखा रहता है, 8 यूनिट, 8 यूनिट, 6 यूनिट, इस टाइप से। तो यानी इसका मतलब ये है, इस टाइप से आपका प्रेस्क्रिप्शन रहता है, इसको बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन। ये आपके ट्रीटमेंट चार्ट पेपर में लिखे रहता है। तो अब जो 8 यूनिट, 8 यूनिट, 6 यूनिट है, इसका ये मतलब है आपको सुबह को 8 यूनिट देना है, फिर 8 घंटे बाद आपको फिर 8 यूनिट देना है, फिर 8 घंटे बाद आपको 6 यूनिट देना है। ओके, तो ये खाने पीने के अकॉर्डिंगली होता है कि मतलब जब वो खाना खाने वाला रहेगा, तो जो अर्ली मॉर्निंग का रहेगा, अर्ली मॉर्निंग खाना खाने से आधा घंटा पहले उससे ये देना है। ओके, और फिर ये दोपहर का है, लंच के टाइम का, और ये डिनर के टाइम का। तो हमेशा जब भी इंसुलिन हम लोग देते हैं तो हमेशा खाना खाने से जस्ट पहले देते हैं। अगर ऐसे भी रहता है जैसे वो खाना खाने वाला है, तो आप उससे जस्ट पहले दे सकते हो, क्योंकि उसके बाद खाना खाने के बाद ही जो शुगर लेवल रहता है वो इंक्रीज़ होता है। तो हमेशा इंसुलिन उस टाइम दिया जाता है, खाना खाने से पहले। ओके, सो आपका ये हो गया। और इसमें क्या रहता है, यूनिट्स, मतलब ये ml में नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ये ml में नहीं है। ओके, ये यूनिट में 1 ml इक्वल टू 40 यूनिट। ओके, सो जैसे कि ये जो हमने एक केस बनाया था, इसमें क्या बनाया था कि 8 यूनिट वाला। ओके, तो उसको सुबह को 8 यूनिट देना है। तो आप जो इसमें मेज़रमेंट है, आप इसमें बस कितना इंसुलिन भरोगे, जैसे 5 है। ओके, ये 6, 7, 8, तो आप बस इतना ही तक दोगे, 8 यूनिट। मतलब आप जब इसको इंसुलिन को जब सक आउट करोगे उसके ये से वाइल से, तो आपको बस इतने ही तक देना है डोसेज। ओके, सो अगर आपको कभी कन्वर्ट करने बोल दिया कि 8 यूनिट इक्वल टू हाउ मच ml, कितना ml होगा, तो आपको यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। अगर आप मैथ पढ़ोगे
तो उसमें क्या होता है, यूनिटरी मेथड होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको ml में दे दिया कि जैसे कि 0.8 ml देना है, ओके। तो आपको यूनिट फाइंड करने के लिए दे दिया कितना यूनिट उसका होगा, ओके। तो आपको यूनिटरी मेथड यूज़ करना है, लाइक आपका क्या होगा, 0.8 ml है, ओके। तो आपको ये पता है पहले कि 1 ml इक्वल टू कितना होता है, आपका होता है 40 यूनिट, राइट। आपको ये क्या करना है, 0.8 करना है इंटू 40 इक्वल टू 40 इंटू 0.8, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 32 यूनिट। तो आपका 0.8 ml हो जाएगा 32 यूनिट, ओके। तो यूनिटरी मेथड यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ ये है नहीं, हार्ड साइंस है नहीं, ओके। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा, और यूनिटरी मेथड आप अच्छे से पढ़ सकते हो नेक्स्ट में। तो ये आप मेरा मेन ये था कि जो इंसुलिन सिरिंज रहता है उसमें जो यूनिट रहता है वो 40 यूनिट इक्वल टू 1 ml होता है। नेक्स्ट तो वही है, इंसुलिन सिरिंज हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा एक्यूरेटली दे सकें। मान लीजिए आपको सिर्फ 0.8 ml 0.46 ml देना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड रहता है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को एक्यूरेसी में ध्यान देना, इसलिए 1 ml को इतना इसको कैलिब्रेट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं ट्यूबरक्युलिन सिरिंज। तो ट्यूबरक्युलिन जो सिरिंज रहता है इसमें हम लोग मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं, टीबी टेस्ट के लिए ट्यूबरक्युलिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ये हम लोग सबक्यूटेनियसली चेक करते हैं कि इंटरनली चेक करते हैं कि वो उसको टीबी है कि नहीं, तो मॉन्टॉक्स टेस्ट हम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ट्यूबरक्युलिन सिरिंज यूज़ करते हैं। मेरे पास ट्यूबरक्युलिन सिरिंज तो है नहीं वैसे फ़िलहाल, बट ट्यूबरक्युलिन सिरिंज में यूनिट डिफरेंट होता है। लाइक इंसुलिन में 40 इक्वल टू 1 ml हो रहा था, तो इसमें क्या होता है 100 यूनिट इक्वल टू 1 ml। तो इसमें एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो 100 यूनिट्स, ओके। तो इसमें एक्यूरेसी कैसे बढ़ जाता है, अगर मेरे को 0.86 ml भी देना होगा ना, तो हम इस सिरिंज से दे सकते हैं, ओके। ओके, सो ट्यूबरक्युलिन सिरिंज के बारे में देखा। तो हमने जो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्लासिफिकेशन उसके यूज़ पे बेस्ड है, यूसेज पे। तो हम लोग इंसुलिन देख लिया, ट्यूबरक्युलिन सिरिंज देख लिया, अब है डिस्पोजेबल सिरिंज। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि पैसा बचाने के लिए जो पहले ज़माने के लोग थे वो क्या करते थे, एक ही सिरिंज को यूज़ किए, उसको अलग अलग पेशेंट पे यूज़ किया करते थे। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए हमने डिस्पोजेबल सिरिंज निकाला। डिस्पोजेबल सिरिंज ये है कि हमने एक बार यूज़ किया फिर उसे फेंक दिया, उसको कोई भी सिरिंज को बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ करते हैं, ओके। सो आई थिंक ये जितने भी सिरिंज है मेरे पास, और हमारे हॉस्पिटल में भी डिस्पोजेबल सिरिंज ही यूज़ किया जाता है, ओके। सो इसमें डिस्पोजेबल तो नहीं लिखा है, लेकिन बट इसमें लिखा है सिंगल यूज़, अगर आप पढ़ पाओ, सिंगल यूज़ सिरिंज, तो ये भी डिस्पोजेबल सिरिंज ही है, ओके। इसमें कोई हाई फाई है नहीं। तो डिस्पोजेबल सिरिंज इज अ सिंगल यूज स्टेराइल सिरिंज। सो आप इस चीज़ को अगर आप नोट डाउन करें, सिंगल यूज स्टेराइल सिरिंज, तो इसमें भी वही लिखा हुआ है, पढ़ पाओगे तो सिंगल यूज सिरिंज, ओके। नेक्स्ट ऑटो डिसेबल सिरिंज। तो ये काफ़ी अब हम एडवांस बन चुके हैं, तो इन द सेंस कि क्या हुआ है, हाँ मैं कहा था, हाँ, तो ये सेफ्टी सिरिंज होता है। ऑटो डिसेबल सिरिंज मतलब ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये अपने आप को लॉक कर लेता है। जैसे कि ना, ऑटो डिसेबल सिरिंज इज़ अ सेफ्टी सिरिंज दैट ऑटोमेटिकली लॉक आफ्टर 1 यूज़ टू प्रिवेंट यूज़। मतलब मेरे पास एक है ऑटो, ओके। सो दिस इज दैट, अगर आप पढ़ पाओगे, कैमरा मेरा फोकस करवा रहा है, अगर आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे तो मैं इसको रोटेट करता हूँ। हाँ, ये तो मैं भूल गया था, मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। दिस वन इफ़ यू रीड, ये क्या है, ऑटो डिसेबल, अगर आप पढ़ो यहाँ पे, ऑटो डिसेबल सिरिंज विथ फिक्स्ड नीडल, ओके। तो इसका ये काम होता है कि जब हम उस सिरिंज को यूज़ करेंगे इंजेक्शन देने के लिए, ओके, तो ये है कि जैसे हम यूज़ करेंगे तो जो सिरिंज है वो लॉक हो जाता है। तो ये इस तरह का दिखता है ऑटो डिसेबल सिरिंज, ओके। ये 0.1 ml वाला है, और मैक्सिमम ये वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करता है, क्योंकि वैक्सीन अगर आप किसी को दे रहे हो और वो नीडल फिर से यूज़ नहीं होना चाहिए दूसरे वैक्सीन। मान लीजिए मैंने किसी को टीबी का वैक्सीन दिया, तो मैंने दूसरे बार पेंटावैलेंट का उससे नहीं दे सकता हूँ, ओके। सो नेक्स्ट फीडिंग सिरिंज, ओके। सो हमारे रिम्स में क्या होता है कि 50 ml वाले सिरिंज को हमने फीडिंग सिरिंज बोलते हैं। तो अगर आप देख पाओगे तो ये 100 ml का है, ओके।
तो 50 ml का है, तो इस टाइप से होता है। और इसमें जो रियल में जो फीडिंग सिरिंज होता है हमारे हॉस्पिटल में, रिम्स में वैसे फ़िलहाल के लिए 50 ml वाला यूज़ किया जाता है, और उसमें फीडिंग सिरिंज नहीं होता, नॉर्मल सिरिंज होता है, उसको यूज़ फीडिंग सिरिंज की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन बट हम क्या कर सकते हैं, फीडिंग सिरिंज में हम क्या क्या देखने मिलता है, इसमें एक ट्यूबिंग होता है लास्ट एंड में। ओके, अगर ट्यूबिंग ना हो तो नोज़ल जो रहता है वो कर्व्ड रहता है, तो इससे क्या होता है कि हम इससे फीड कर सकते हैं। जाए वेट, कैमरा को छोड़ किया जाए। A feeding syringe is a syringe used to administer liquid nutrition और medication through feeding tube. फीडिंग ट्यूब और कुछ नहीं, एनजी ट्यूब होता है। ओके, फीडिंग ट्यूब, एनजी ट्यूब। ओके, तो एनजी ट्यूब के बारे में भी हम कभी कभी पढ़ेंगे। आप अगर हॉस्पिटल जाओ तो ऑब्जर्व करना। ओके, ये भी आपका न्यू लर्निंग हो सकता है कि नाक के थ्रू हम लोग पाइप पास करते हैं, और उसका ये मेजरमेंट रहता है कि नाक में घुसाया, मतलब अगर हमें पहले एनजी ट्यूब में क्या करना होता है कि पहले मेज़र करना होता है कि कितना पेट तक जाने के लिए मेरे को लेंथ देना पड़ेगा एनजी ट्यूब का। तो उसका ऐसा रहता है कि हम नाक से इधर तक मेजरमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम जिफॉइड मीडियम तक उसको मेज़र करते हैं। ओके, तो वो एनजी ट्यूब का लेंथ होता है। सो एनजी ट्यूब के बारे में कभी और पढ़ेंगे। तो एनजी ट्यूब का क्या काम होता है, इसका नाम है नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब। ओके, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ एनजी ट्यूब, ओके लेट्स सी एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब। सो हाँ, ये इस टाइप का होता है, ट्यूब होता है जो आपके क्या बोलते हैं नाक से घुसा के उसको पेट तक पहुंचा जाता है, ताकि हम लोग कुछ भी टाइप का, अगर कोई इंसान खा पी नहीं पा रहा है, ओके, तो हम लोग एनजी ट्यूब घुसाते हैं। आप देख सकते हैं ट्यूबिंग उसका नाक से घुस के उसके पेट तक जाता है। ओके, और इसका नापने का तरीका होता है, नोज़ से हम जाते हैं ईयर लोब तक, ईयर लोब से हम लोग जाते हैं नीचे जिफॉइड प्रोसेस तक। ओके, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम, ये नेक्स्ट तो नहीं, काफ़ी दिन बाद पढ़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो काफ़ी सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का चीज़ है। तो नेक्स्ट 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 इरिगेशन सिरिंज। इरिगेशन सिरिंज और कुछ नहीं, नॉर्मल सिरिंज होता है, बस इसका नोज़ल जो रहता है टिप वो अलग रहता है। कहीं कहीं पे क्या रहता है कि ये प्लास्टिक का ट्यूबिंग प्रेशर बनाने के लिए अलग से दिए जाते हैं, लास्ट एंड में प्लास्टिक बॉल। तो इरिगेशन सिरिंज वैसे काफ़ी चीज़ में यूज़ किया जाता है। ओके, कान में कभी कचरा किसी का जाम जाम हो जाए, या कॉकरोच घुस जाए, या इंसेक्ट चले जाए, कुछ भी हो, या फिर उसका जो स्यूमेन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, है ना, या फिर उसका कान जो है वो जाम हो जाए, तो हम लोग इरिगेशन सिरिंज भी यूज़ करते हैं। इरिगेशन सिरिंज सिर्फ इसी में नहीं, और भी कोई बहुत सारे वैरायटी चीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि डेंटिस्ट भी इसको रखता है ना। इरिगेशन और कुछ नहीं, इरिगेशन मतलब होता है जैसे आप फार्मिंग में भी इरिगेशन होता है, पानी का इरिगेशन। ओके, सो इट्स लाइक दिस। तो ये इरिगेशन सिरिंज नहीं है, इरिगेशन सिरिंज में नोजल्स रहते हैं लाइक दिस। ओके, तो इरिगेशन सिरिंज इज़ अ लार्ज कैपेसिटी सिरिंज यूज टू फ्लश और क्लीन वुंड्स। तो उसका एक और काम रहता है, अगर मुझे साफ़ भी करना है, कोई वुंड हो चुका है, कोई घाव है, उसको भी ये कर सकते। बॉडी कैविटी जैसे कान और ट्यूब्स। ओके, मशीनरीज को भी साफ़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 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 अकॉर्डिंग टू टिप साइज। सो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ओके, सो फर्स्ट टाइप है ल्यूर लॉक। अच्छा अच्छा, इसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा ये किया है। पहला है कैथेटर टिप। सो कैथेटर टिप जो है वो कैथेटर टिप सिरिंज हैज़ अ वाइड टैपर्ड टिप। ओके, सो अगर आप देखोगे ये जो है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है उसका डायमीटर कम होते जा रहा है। सो आप इसे कैथेटर टिप नहीं कह सकते हो। कैथेटर टिप में तो मतलब अगर आप देखोगे कैथेटर टिप नहीं, कैथेटर टिप में जो नोज़ल रहता है, नोज़ल ये आपका जितना आगे बढ़ता है वो उतना पतला होते जाता है, ठीक है। और ये भी आपका इरिगेशन और ट्यूब फीडिंग के लिए यूज़ करता है। अब मान लीजिए जो इस टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर का ये बेनिफिट होता है कि ये प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। मान लीजिए अगर आप पास्कल लॉ पढ़े होगे या फिर बर्नौलीज थ्योरम पढ़े होगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो जब वो प्रेशर पॉइंट होता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, अगर यहाँ पे 3 प्रेशर है तो यहाँ पर 1 प्रेशर है, मतलब जो नॉर्मल प्रेशर है हम उसको प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए हम नोज़ल को स्लैंटेड या फिर आप मान लीजिए कि टैपर्ड करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे मेन है टैपर्ड टिप। ओके, तो इसका यूज़ क्या है, ट्यूब फीडिंग, इरीगेशन, इसके लिए। ओके, और नेक्स्ट 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 ई सेंट्रिक टिप। ओके, मेरे पास ई सेंट्रिक वाला नहीं है। ई सेंट्रिक में क्या होता है कि जैसे कि ये आपको इस डायग्राम से बताता हूँ। जैसे आपका जो नोज़ल है, हाँ, आपका जो टिप है जिससे आप सिरिंज को नीडल से कनेक्ट करते हो, वो क्या होता है, नीडल टिप, वो आपका बीच में नहीं होके, मतलब ये बीच में नहीं होके आपका होता है साइड में, है ना, साइड में होता है। ओके, इसे रेस कर देते हैं बाकी को। सो
हाँ, तो ये क्या हो जाता है, साइड वाइज हो जाता है, साइड में। ओके, तो इसको ई सेंट्रिक बोलते हैं। ई सेंट्रिक नाम ही में है, ई सेंट्रिक, नॉट इन अ सेंट्रिक, नॉट इन अ सेंटर। ओके, सो एन ई सेंट्रिक टिप सिरिंज हैज़ एन ऑफ सेंटर नीडल टिप। ओके, और ये हॉस्पिटल में बहुत जगह अवेलेबल रहता है। इम्प्रूव विजिबिलिटी ड्यूरिंग इंजेक्शन, तो इसका काम क्या रहता है, अगर मान लीजिए जब मैं किसी को इंजेक्शन दे रहा हूँ, राइट, और ये मिडल में हुआ, तो क्या होगा कि मेरे को जब मैं इंजेक्शन निकालने वाला रहूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टिल्ट करना पड़ेगा, ओके, निडल के साथ, है ना। तो इससे क्या होगा कि टिल्टेड होने के कारण से मुझे विजिबिलिटी में काफ़ी दिक्कत होगा। लेकिन वहीं मेरे पास कोई सिरिंज है और जो इसका नोज़ल है, निडल टिप है, वो अगर साइड में हो तो इससे क्या होगा, मेरी जो विजिबिलिटी इंप्रूव होता है। जब मैं ब्लड सैंपल निकालो या कुछ भी निकालो और मेरे पास ई सेंट्रिक वाला हुआ, तो हम इजीली उसमें एस्पिरेट कर सकते हैं, इजीली हम निकाल सकते हैं। ओके, ब्लड को, क्योंकि मेरे को विजिबिलिटी वो इंक्रीज़ करता है। तो मेन इसमें कारण है विजिबिलिटी इंक्रीज़ करना, इम्प्रूव विजिबिलिटीज। ओके ओके ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। सो हमने ई सेंट्रिक देखा, कैथेटर टिप देखा, अब नेक्स्ट है लीवर लॉक और लीवर स्लिप। सो लीवर लॉक में क्या होता है, इससे पहले भी आपने कैनुला में देखा होगा, लाइक कैनुला, इसमें क्या होता है, इसमें स्पायरल होता है। तो स्पायरल होने से अगर हम मान लीजिए कैनुला में मैंने इसको लगाया, अगर इसमें लीवर लॉक होता है, इसमें लीवर लॉक नहीं है, इमेजिन इसमें लीवर लॉक होता, तो मैं क्या करूँगा, कैनुला में बस ट्विस्ट कर दूँगा और सिरिंज अपनी जगह में पोजिशन हो जाएगा, ये अब निकलने नहीं वाला। ओके, तो लीवर लॉक का ये बेनिफिट है कि ये फिक्स हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम लीवर लॉक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लीवर स्लिप। तो लीवर स्लिप और कुछ नहीं है, यही है। इसमें आप मान लीजिए इसमें कुछ भी ना ही आपका स्पाइरल है ना कुछ है, बस ये आप फिक्स किए। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि ये ईजी टू यूज़ है, आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है और काफ़ी फास्ट इसमें आप काम कर सकते हो। वहीं लीवर लॉक में आपको घुमाना पड़ेगा, फिर आप ये दे सकते हो। सो ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होता है। फिर भी डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या है। लीवर लॉक सिरिंज है सर थ्रेड टिप दैट अलाउ द नीडल टू बी ट्विस्टेड एंड लॉक सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया लॉक करने के लिए। प्रोवाइड टाइट एंड सिक्योर कनेक्शन यूज्ड व्हेन हाई प्रेशर और सेफ्टी इज रिक्वायर्ड। सो अगर आप लीवर लॉक यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा प्रेशर लगा सकते हो, ये आपका स्लिप ऑन नहीं करेगा। मान लीजिए आपका लीवर स्लिप है और आप इसको लगाए और आप प्रेशर डाल रहे हो और गलती से वो बाहर आ गया तो सारा फ्लश हो जाएगा, जो मेडिकेशन है आपके चेहरे में भी आ सकता है। तो लीवर लॉक एक लॉकिंग मैकेनिज्म, आप जितना भी प्रेशर डालो एटलीस्ट वो बैक नहीं आएगा, ओके, फ्लैश बैक नहीं आएगा। नेक्स्ट है लीवर स्लिप। लीवर स्लिप सिरिंज हैज़ अ स्मूथ टिप, ये मैक्सिमम में होता है, लीवर स्लिप ही होता है। वेयर द नीडल इज पुश्ड और विदाउट ट्विस्टिंग, क्विक एंड ईजी, जैसे मैंने बताया वो काफ़ी ईजिली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कॉमन रूटीन में यही यूज़ होता है, हर जगह नॉर्मली यही रहता है। सो लीवर लॉक में स्क्रू रहता है, लीवर स्लिप में पुश टाइप रहता है, कैरेट टिप में वाइड ओपनिंग रहता है, ई सेंट्रिक टिप में ऑफ सेंटर टिप रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, सो जो अभी तक बने हुए हैं, बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि ये काफ़ी मतलब ऐसे देखिए, स्टडी किसी के लिए बोरिंग हो सकता है, किसी के लिए इंटरटेनिंग हो सकता है, और अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है तो आपको मतलब वो बार बार उसको रिवाइज करना और नए नए चीज़ को जानने का काफ़ी ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी रहेगा। ओके, और स्टडी में भी आपका ये हेल्प करेगा कि इंटरेस्ट आपका बना रहेगा। सो नेक्स्ट हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्ट। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी इजी क्लासिफिकेशन है, इसमें बस 2 टाइप के आते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं इसी में, तो 3 पार्ट सिरिंज 2 पार्ट सिरिंज। ओके, सो इस ये जो क्लासिफिकेशन है कोई खास क्लासिफिकेशन में नहीं है। इसमें क्या होता है, एक आपका नॉर्मल सिरिंज है, इसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट कैसे, ये आपका एक बैरल वाला पार्ट हो गया, एक आपका रबर टिप हो गया, जो अगर आप ये देख पाओ इस रबर टिप को, निकल जाओ, वेट, ओके, रबर टिप हो गया, नहीं निकाल पाया मैं, और एक प्लंजर हो गया। तो इसमें टोटल 3 पार्ट है, प्लंजर, रबर स्टॉपर एंड बैरल। ओके, वेट, ओके, सो मैंने ये निकाल लिया, अलग कर लिया, अब पूछना मत कैसे किया। सो ये आपका 3 पार्ट सिरिंज हो गया। ओके, बट अगर किसी सिरिंज में रबर ना होके, आपका रबर स्टॉपर ना होके बस ऐसे होता, राइट, तो ये होता है 2 पार्ट सिरिंज। अब इसका आप ही जान लो कि क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, गेस कर लेना, बट फिर भी देखते हैं। ओके, सो इसमें वो ऐसा कुछ खास नहीं रहता है, मतलब अगर उसमें रबर स्टॉपर रहता है तो यही होता है कि आपका जो मतलब लीकेज है वो कम होने का चांस रहता है रबर स्टॉपर में, और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें जो लिक्विड है वो स्लिप होके वापस आने का कम चांस रहता है।
ओके, सो नेक्स्ट है सेफ्टी मैकेनिज़्म। सो हॉस्पिटल में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप निडल से कहीं किसी पेशेंट को दे रहे हो मेडिकेशन, लेकिन आपको निडल प्रिक हो जाए, मतलब मान लीजिए आप पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे थे निडल से, ओके, और वो निडल जब आप उसको फिर से कैपिंग करने गए या फिर निडल को वापस से उसको कैप करने गए या फिर कहीं रखने गए, उसी दौरान आपको अगर प्रिक हो जाए, मतलब प्रिक मतलब उसको वही निडल से पेशेंट को जो आपने यूज़ किया था निडल, वही निडल आप पे वापस लग जाए, तो उसको निडल प्रिक इंजरी बोलते हैं। तो उस इंजरी से बचाने के लिए सेफ्टी मैकेनिज़्म हमारे लिए जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमने सिरिंज को डिवाइड किया है। ओके, तो 3 टाइप के टोटल आप जैसे यहाँ पढ़ सकते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम नेल स्टिक इंजरी। सो इसमें एक और स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ। कॉलेज में हर बार हर एक बैच से करीब मान लीजिए आपके बैच में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो कम से कम 5 या 6 स्टूडेंट के साथ निडल प्रिक इंजरी होता है। तो ऐसा नहीं कि हर एक निडल प्रिक इंजरी डेंजरस हो सकता है। निडल प्रिक इंजरी का जो रहता है उसमें 0.6% से 0.3% चांस ही रहता है कि आपको कोई बीमारी हो, और मेनली आपको डरना होता है यूनिवर्सल प्रिकॉशन से। यूनिवर्सल प्रिकॉशन, इसके बारे में भी हम किसी टॉपिक में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या होते हैं? ऐसे बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं है। ओके, सो कोई भी अगर आप हॉस्पिटल में आते हो तो वहाँ पे आपको ऐसे बीमारियों से भी सामना करना पड़ता है जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइक HIV, लाइक हेपेटाइटिस बी। ओके, सो इस टाइप का बीमारियां हैं जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं है सिर्फ, और HIV का तो कोई वैक्सीन भी नहीं है, जबकि हेपेटाइटिस का एटलीस्ट वैक्सीन तो है। सो इस टाइप के पेशेंट से आपको बच के रहना है। क्यों? अगर आपको नीडल प्रिक इंजरी हो तब जाके दिक्कत हो सकता है इन टाइप के पेशेंट्स, इसलिए इसका जो नीडल प्रिक इंजरी से जो डिजीज़ कंडीशन होने का जो चांस है वो 0.6 to 0.3% है। मतलब अगर आप कोई 1000 बच्चों को हुआ, 1000 नहीं 10, हाँ 1000 बच्चों को हुआ, तो उसमें से सिर्फ 6 बच्चों का ही चांस है कि उसको नीडल प्रिक इंजरी से कोई बीमारी होगा। सो वापस से हम टॉपिक में आते हैं। ओके, सो सेफ्टी सिरिंज, ऑटो डिसेबल सिरिंज, निडल सील्ड सिरिंज, ये 3 टाइप के सिरिंज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले है सेफ्टी सिरिंज। ओके, सो इसमें पढ़ते हैं क्या क्या है। अ सेफ्टी सिरिंज इज अ सिरिंज विथ अ retractable needle that automatically pulls back, ओके, वापस आएगा into the barrel after use to prevent needle stick injury। सो मैंने ये सिरिंज आज तक देखा नहीं है, जो सच है मैं बता रहा हूँ, बट शायद ये USA में यूज़ होता होगा, आई डोंट नो। बट इस सिरिंज में क्या होता है कि जब आपने ये सिरिंज यूज़ किया तो क्या होता है, आप जैसे ही यूज़ कर लोगे तो ये जो नीडल है ये बैक आ जाता है, मतलब जो इसमें एक स्प्रिंग मैकेनिज्म रहता है, अगर आप ये देख पाओगे। तो जब आप सिरिंज को यूज़ करते हो तो यूज़ हो गया, पेशेंट पे चले गया, तो फिर विड्रॉ हो जाता है, मतलब वापस आ जाता है। अगर आप मैं इसे मार्क कर देता हूँ इस वाली चीज़ को, ऑटोमेटिकली पुल्स बैक, मतलब ऐसे नहीं कि फिर आपको ढकेलना पड़ेगा, आपको अंदर करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली पुल्स बैक हो जाता है, वापस आ जाता है। ओके, तो ये होता है सेफ्टी सिरिंज। और जो मैं सेफ्टी सिरिंज यहाँ बता रहा हूँ वो है नीडल रिट्रैक्टेबल, मतलब नीडल जो रहता है वो वापस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है नीडल सील्ड सिरिंज। तो नीडल सील्ड सिरिंज आप देख सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में ये सील्ड प्रोटेक्शन लगा हुआ है। ओके, सेफ्टी मेजर्स के लिए होता है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ मैं। ओके, तो नीडल फ्रिक सिरिंज, इसमें जो ये रहता है सेफ्टी मेजर रहता है, आपको सील्ड, एक सील्ड, अच्छा मतलब अलग से सील्ड रहता है। ओके, पहले से ही नीडल में। ओके, सो नीडल सील्ड सिरिंज और से कुछ ऐसे खास है नहीं। और नीडल सील्ड सिरिंज इज अ सिरिंज विद अ प्रोटेक्टिव सील्ड दैट कवर द नीडल आफ्टर यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब मतलब ये जो आपको ये सिल दिख रहा है, ये आपका पहले इधर ही पे रहता है, ये यहाँ पे रहता है। ओके, अब इसको अगर मैं और अच्छे से समझा पाऊँ सो मुझे क्या करना चाहिए। ओके, वेट, मैं आपको और इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये मेरा सिरिंज है पहले, तो जो आपका सील्ड रहता है स्टार्टिंग में सील्ड आपका नीचे रहता है, फिर ये क्या करता है सील्ड, फिर लास्ट में जब आप यूज़ कर लेते हो तो ये सील्ड जो रहता है ये ऊपर चले जाता है, ऊपर चले जाता है ये सील्ड। ओके, तो ये जो सील्ड है वापस से ऊपर चले जाता है, तो क्या करता है मेरा जो निडल है उसको प्रोटेक्ट कर देता है कि मेरे को निडल प्रिक इंजरी ना हो। आप देख सकते हो निडल बस इस पोर्शन तक ही है और ये सील्ड कर रहा है इतने ऊपर तक। तो a needle sealed syringe is a syringe with a protective seal that covered the needle after use to reduce the risk of accident injury। अब है एक और एडवांस सिरिंज, ऑटो डिसेबल सिरिंज। मेरे पास भी वही है, मैंने कुछ देर पहले दिखाया था। वेट, ऑटो डिसेबल सिरिंज कहाँ गया। ओके,
तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। ओके, तो अ सेफ्टी सिरिंज इज़ अ सिरिंज दैट विद अ बिल्ड्स वेट लेट मी मार्क इट सेफ्टी मैकेनिज्म टू रिड्यूस रिस्क ऑफ। ओके, सो इसमें क्या होता है, एन ऑटो डिसेबल, मतलब ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, अपने आप ही लॉक को लॉक कर लेगा। ये सिंगल यूज़ होता है, ऑब्वियसली लॉक हो रहा है तो वो सिंगल यूज़ ही होगा, है ना। ऑटो डिसेबल है, सिंगल यूज़ है, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, बिकम अनयूजेबल आफ्टर वन इंजेक्शन। एक इंजेक्शन लगाओ ख़त्म कहानी, एक इंजेक्शन लगाओ ख़त्म कहानी। ओके, अगर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँ, इसको मैं कैमरा में रोटेट करता हूँ, वेट गिर गया, लेट मी सो ये स्टेप से दिखता है, आप इसमें देख सकते हो ऑटो डिसेबल है ये। तो अगर आप इसे आप निकाल लिए, ओके, सो ये निकल गया है, आप देख सकते हो नीडल वाला नीडल पोर्शन है, नीडल पोर्शन है। अगर मैं ये किसी को इंजेक्शन दिया, ओके, इंजेक्शन दिया मतलब इसे एक बार इसको मेरे को खींचना पड़ेगा, खींचा खींचा खींचा, ओके, ये 0.1 ml इसमें लोड हो गया। अब जैसे मैं इंजेक्शन दे दूंगा तो जो नीडल रहेगा इंजेक्शन देने के बाद वो लॉक हो जाएगा। अगर आप देख सके ये मेरे से तो टूट गया, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ओके, सो वैसे तो वो टूट गया इन द सेंस कि मतलब ये जो सिरिंज है आप इसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऑटो डिसेबल सिरिंज का ये रहता है कि मान लीजिए कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो क्या करता है कि सिरिंज को 3-4 पेशेंट पे यूज़ कर रहा है, तो हम ऑटो डिसेबल सिरिंज अगर यूज़ करेंगे तो ये जो सिरिंज है, हम अगर एक बार इसमें पुश हो गया, एक बार अगर आप इंजेक्शन दे दिए किसी पेशेंट को, तो ये वापस आप खींच नहीं सकते हो, वो निडल वहीं पे अटक जाएगा और प्लंजर भी अलग हो जाएगा। आप इसको फिर से वापस रिट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इसको वापस से रिकैपिंग करने दीजिए, बूम बूम बूम। तो ये होता है ऑटो डिसेबल सिरिंज। इसको इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी आदमी पे एक से ज़्यादा, मतलब मान लीजिए ये सिरिंज यूज़ हो गया तो दूसरे पे वो यूज़ ना हो पाए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेशल एप्लीकेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेसन फिर से, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने वाला है। ओके, MCQ थोड़ा सा बचे हुए और ये लास्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मी शायद। ओके, अकॉर्डिंग टू स्पेशल एप्लीकेशन, ये है प्रीफिल्ड सिरिंज। प्रीफिल्ड सिरिंज ऐसे सिरिंज होते हैं जिसमें पहले से ही लोडेड रहता है। ज़्यादातर ये फ्लश के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए कैनुला है, कैनुला आपका जाम हो गया है तो उसमें मेरे को NS डालना पड़ता है ताकि वो जो कैनुला है वो वॉश हो जाए, वो क्लीन हो जाए, वो साफ़ हो जाए। जो जाम हो गया है मेरा वेसल्स, उसको साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें वो NS हो सकता है, नॉर्मल सलाइन, है ना, या फिर कोई मेडिकेशन हो सकता है। मेडिकेशन पहले से ही प्रीफिल्ड होता है, जैसे कि इमरजेंसी मेडिकेशन, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई किसी को CPR पड़ रहा है, किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो आप जब रीलोड करोगे मेडिकेशन, कहीं से आपका वायल है रीलोड करोगे, फिर उससे डोसेज देखोगे सही है कि नहीं है, फिर मेडिकेशन दोगे, तो उसमें इमरजेंसी में तो ऐसा नहीं चल सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही प्रीफिल्ड सिरिंजेस आते हैं, उसमें पहले से ही प्रीफिल्ड सिरिंज रहता है, उसमें पहले से मेडिकेशन रहता है, और उसको आपको क्या करना है, सिर्फ वो ऊपर का जो ढक्कन है उसको हटाना होता है, बस उससे फिर दे देना होता है मेडिकेशन। ओके, तो प्रीफिल्ड सिरिंज हम इमरजेंसी ड्यूटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, फ्लशेस के लिए यूज़ होता है ना। इमरजेंसीज में लिख देता हूँ, इमरजेंसीज में जैसे नोराइड रहता है और एड्रेनलिन रहता है, तो वो सब के लिए यूज़ होता है, इमरजेंसी के लिए, मेडिकेशन के लिए। ओके, और आपका एक और है NS नॉर्मल लाइन फ्लश के लिए, फ्लश, तो ये सब के लिए आप यूज़ कर सकते हो प्रीफिल्ड सिरिंज। ओके, नेक्स्ट है डेंटल सिरिंज। तो डेंटिस्ट के पास वैसे मैं गया नहीं हूँ, बट ये मशीन मैंने देखा है, कहाँ देखा है पता है, मिस्टर बिन में। ओके, सो जो भी है, तो इसमें क्या होता है, वो स्टेनलेस स्टील का रहता है सिरिंज, जिसमें हम क्या करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं उससे टीथ के लिए, है ना, जो भी अगर तुम आपका एबनॉर्मलिटीज़ है जो भी है ना। वैसे डेंटिस्ट वाले में क्या रहता है कि ये स्टेनलेस स्टील का इसलिए रहता है क्योंकि इसको मैं बार बार यूज़ कर पाऊँ। इन स्टेनलेस स्टील का होने के कारण मैं इसको बार बार स्टेराइल कर सकूँगा, बॉयल कर सकूँगा, तो क्या होगा, स्टेरिलिटी मेंटेन हो जाता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील का है। और भी बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं। ओके, अब है सिरिंज कब कब यूज़ करना होता है। ओके, सो हमने सिरिंज के बारे में पढ़ा, सिरिंज के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, और ये काफ़ी इन डिटेल्स है क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं
हम ये डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि नॉर्मल कोई भी आदमी तो जानती है सिरिंज में ढक्कन होता है, ये होता है, वो होता है, बट हम उसको इस प्रकार पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में भी कभी हमें ये वापस से अलग से कुछ पढ़ना ना पड़े। ओके, उसलिए ट्राई किया मैंने ये जो लेक्चर था वो सारा चीज़ इसमें डालने का। ओके, सो नेक्स्ट 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 हम कहाँ थे? हम इंडिकेशंस में थे, मतलब कब कब सिरिंज यूज़ करना है, कब कब सिरिंज यूज़ करना पड़ता है। सो फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, सबको पता ही है, दवाई देने के लिए हम सिरिंज यूज़ करते हैं। हम आईवी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, सबक्यूटिनस दे सकते हैं, जो भी है अलग अलग होता है, इसके बारे में कभी पढ़ेंगे, रूट्स है ना। बस इतना जान लो कि मेडिकेशन देने के लिए विड्रॉल ऑफ फ्लूइड, मान लीजिए मेरे फेफड़े में पानी भर गया है ना, मेरे फेफड़े में पानी है तो हम लोग उसका भी पानी निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पेट में ऐसे ये लीवर एसिड एसाइटिस हो गया है ना, एसाइटिस हो गया, मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया तो मेरा पेट फूलने लग गया है। ओके, तो हम लोग लीवर से भी फ्लूइड निकाल सकते हैं। ओके, और ब्लड सैम्पलिंग के लिए भी मेरे को अपना ब्लड आरबीएस चेक कराना है, सीबीसी चेक कराना है, तब भी विड्रॉल ऑफ फ्लूइड्स इसमें आ गया। वैक्सीनेशंस, तो वैक्सीनेशन में बीसीजी लगता है, जो भी लगता है उसमें भी हम लोग सिरिंज यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं सुई से बच्चे लोग डरता है इसी कारण से। नेक्स्ट है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, हमने देखा इंसुलिन के लिए अलग से सिरिंज आता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, वो जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज था, ट्यूबरकुलिन सिरिंज का ये यूज़ था कि हम लोग टीबी का ये कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि इसको टीबी तो नहीं है। तो ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन में क्या होता है, टीबी टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है हम लोग इंटरनर्मली हम लोग ये देते हैं, ट्यूबरकुलिन देता है, उसमें क्या होता है वो रेडनेस अगर आता है, रेडनेस रैसेस अगर आता है, मेडिकेशन जहाँ पे दिया है वहाँ पे 24 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर, तो यानी उस पेशेंट को टीबी है। और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता वैसे देखा जाए तो। नेक्स्ट है फ्लशिंग इरिगेशन, जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कैनुला जाम हो गया है, कैनुला किसी का खून मतलब खून से उसका क्लॉट हो गया है तो हम लोग फ्लश कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, मतलब एनएस भर लो सिरिंज में और उसको पुश कर दो, इससे कारण से क्या होता है एनएस के थ्रू जो क्लॉट हुआ है कैनुला में वो फ्री हो जाता है, कैनुला का ब्लॉकेज हम ठीक कर सकते हैं। फीडिंग थ्रो ट्यूब, हमने फीडिंग ट्यूब्स भी देखा था, फीडिंग सिरिंज भी देखा था, हमारे हॉस्पिटल में रिम्स रांची में 50 ml वाला सिरिंज यूज़ होता है फीडिंग के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा एक और है, न्यू टॉपिक है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरिंज यूज़। अब सिरिंज के चलते क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं कि सिरिंज हमेशा कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम लेके आएगा, ये रॉन्ग प्रैक्टिस के चलते होता है, और एसेप्टिक प्रैक्टिस के चलते हो सकता है। एसेप्टिक मतलब आपने बिना हैंड वॉशिंग किए, बिना हैंड हाइजीन मेंटेन किए आप किसी को क्रॉस इन्फेक्शन दे रहे हो रॉन्ग साइड, जैसे अगर आपको आईएम बोला जाए और आप आईवी दे दो, आईवीडी बोला जाए आप किसी को सबक्यूटेनियस दे दो, तब भी आपको दिक्कत हो सकता है। रॉन्ग नीडल साइज, मान लीजिए आपको बस किसी को वैक्सीनेशन करना है लेकिन आपने बहुत बड़ा गॉज का सिरिंज लेके आ गया, हाँ ये भी गॉज से भी नापा जाता है सिरिंज के नीडल्स को। ओके, तो उसको ज़्यादा रप्चर हो जाएगा। मान लीजिए आपको बस किसी का ब्लड सैंपल निकालना है और आप उससे मतलब बीटी सेट से प्रिक कर दिए तो उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा। सो क्या क्या हो सकता है अगर आप किसी को सुई दे पाओ, तो सुई देते हो तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बच्चा लोग को याद कीजिए, जब भी छोटा बच्चा जाता है आप उसको इंजेक्शन दे दिए, 1 साल 2 साल का बच्चा तो उससे दर्द करेगा, रोएगा वो बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है ऐसे, और कभी कभी आपने सुना होगा और किसी का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है तो अगर वो इंजेक्शन देता है तो उतना दर्द का पता नहीं चलता, तो रियलिटी है। ओके, अगर कोई प्रॉपर टेक्निक यूज़ करेगा ना, रैपिड इंजेक्शन, प्रॉपर रैपिड इंजेक्शन है ना, ड्यू टू इम्प्रॉपर टेक्निक और रैपिड इंजेक्शन, अगर कोई ऐसा जगह जगह है जहाँ पे फटफट से इंजेक्शन पड़ रहा है, कोई मतलब इम्प्रॉपर टेक्निक यूज़ कर रहा है तो उस दौरान पेन होता है। सेकेंड है इन्फेक्शन, मान लीजिए आपने सेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं किया और जहाँ पे इंजेक्शन दिए हुए वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है। ठीक है, एब्सेस, एब्सेस मतलब होता है पस फॉर्मेशन, जहाँ पे इंजेक्शन दिया आपने फिर से उसका हैंड हाइजीन यूज़ नहीं किया, क्रॉस इन्फेक्शन हो गया, जहाँ पर इंजेक्शन दिया वहाँ पे वो पेशेंट जाके गंदे हाथ से टच कर ले रहा है या तेल लगा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो वहाँ उस टाइम में भी इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ता है, उसको पस फॉर्मेशन हो सकता है, उसको एब्सेस बोलते हैं। एब्सेस मतलब होता है पस फॉर्मेशन। ओके, हेमाटोमा, मान लीजिए कोई न्यू भी है, कोई मान लीजिए अभी वो इंटर्न है, फर्स्ट सेमेस्टर है या जो भी है, जिसको उतना अभी अभी सीख रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है इंजरी कर सकता है वो, जहाँ पे ब्लड निकाल रहा है कुछ भी कर रहा है, इंजेक्शन दे रहा है तो उससे जगह गया नहीं, गलत जगह चले गया, तो वहाँ पे क्या हो सकता है इंजरी हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, मतलब क्या होगा जहाँ पे खून जमा हो सकता है। ओके, मान लीजिए आपने ब्लड निकाल रहे थे और कहीं पे आपका निडल फिसल गया, इस कारण से वहाँ पर इंजरी हो गया तो वहाँ पे खून जमा हो सकता है। ओके, हाँ एक और चीज़, आईएम इंजेक्शन मतलब जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन्स होता है
उसमें क्या होता है, हम लोग इंजेक्शन को 90 डिग्री तक में रख के इंजेक्शन को डायरेक्ट ऐसे इस टाइप से हम लोग देते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी ये नर्व्स को भी इंजरी कर सकता है। अगर आप सही प्रोसीजर नहीं फॉलो किए, सही साइट नहीं यूज़ किए, तो क्या हो सकता है, नर्व को इंजरी हो गया। और नर्व नॉन डिवाइडिंग सेल है, अगर नर्व पे इंजरी हो गया तो उसको लाइफ टाइम ट्रॉमा, लाइफ टाइम डिसेबिलिटीज़ भी आ सकता है, यहाँ तक कि पैरालिसिस भी हो सकता है उसको, पेन एंड पैरालिसिस। फिर आता है एयर एम्बोलिज्म। तो एयर एम्बोलिज्म कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी को मेडिकेशन दे रहे हो किसी को, और आपने मेडिकेशन लोड किया लेकिन उसमें एयर रह गया। मान लीजिए इतना आपने इतना लोड किया, यहाँ तक आपका मेडिकेशन, यहाँ तक एयर है, और उसको डायरेक्ट दे दिए। तो क्या होता है, जो एयर रहता है, एयर बबल्स, लेट मी सी, लाइक वेट, लाइक ये मेरा ब्लड वेसल है और किसी ने मेरे को इंजेक्शन मारा लेकिन उसके साथ गैस भी आ गया। तो गैस जो बबल्स रहते हैं, गैस बबल्स, वो कहीं ना कहीं जाके वो क्लॉट कर जाता है, वो जाम हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, मेरा ब्लड जो रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, वो जैम हो जाता है। ये क्या है, एयर बबल, एयर बबल। तो ये क्या कर देता है, रास्ता ख़राब कर देता है, रास्ता अटका दिया। सो नेक्स्ट है निडल स्टिक इंजरी। मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर आप पेशेंट को दे रहे थे इंजेक्शन और अपने आप को भी प्रिक कर लिया, जो इंजेक्शन से दिया उसी इंजेक्शन से बाय मिस्टेक आपको लग गया, तो निडल प्रिक इंजरी होता है। तो उसमें हाई रिस्क रहता है कि आपको HIV हो जाए, हेपेटाइटिस B और C हो जाए। ओके, सो इतना लंबा वीडियो के बाद आता है MCQ। सो MCQ करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप MCQ नहीं करते हो आप उस टॉपिक को आप ग्रैब नहीं कर पाते हो अच्छे से। तो MCQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने MCQ फिर से वही ईजी टू हार्ड है। ओके, सो लेट्स मूव। पहला है, अ सिरिंज इज़ अ प्राइमरीली यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, इंजेक्ट विड्रॉल फ्लूइड। काफ़ी ईजी है। ओके, विच पार्ट ऑफ द सिरिंज होल्ड अ मेडिकेशन। मेडिकेशन कहाँ रहता है, अगर आप स्टार्टिंग में एनाटॉमी वाले में पढ़े होगे तो जो खाली पोर्शन रहता है बैरल, इसमें मेडिकेशन अटकता है, तो इसमें जाएगा बैरल। द मूवेबल पार्ट दैट पुशेस मेडिकेशन, कौन सा मूवेबल पार्ट है ये, इसको क्या बोलते हैं, प्लंजर। ओके, ग्रेजुएशन मार्क आर यूज टू, ये ग्रेजुएशन मार्क्स, इसमें जो नंबरिंग्स है वो नंबरिंग्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम मेज़र कर पाए डोसेज को। अ सिरिंज शुड बी यूज्ड ट्वाइस, थ्राइस, वन टाइम। सही बात है, एक ही बार यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा बार यूज़ करेंगे तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस। लेवल 2 मॉडरेट। ओके, सो नेक्स्ट विच सीरीज इज कॉमनली यूज फॉर इंसुलिन। तो मैंने पहले ही बताया था 40 यूनिट इक्वल टू 1 ml, और 40 यूनिट का रहता है एक सिरिंज, सो 1 ml इंसुलिन सिरिंज। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलिन सिरिंज इज़ अ मेनली यूज फॉर, कौन सा टेस्ट, TB टेस्ट। TB टेस्ट को क्या बोलते हैं, मैनटॉक्स टेस्ट। इसको आप याद रखिएगा, MTR, मतलब मुझे तो रटना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है नॉट सेट में। विच टिप टाइप प्रोवाइड अ सिक्योर स्क्रू कनेक्शन। तो हमेशा स्पायरल वाले को क्या बोलते हैं, लीवर लॉक। ओके, तो लीवर लॉक। द स्लैंटेड टिप ऑफ द निडल इज कॉर्ड, जो आपका लंबा सा आपका जो रहता है निडल का जो पोर्शन रहता है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, साफ्ट। द रबर गैस्केट इन अ 3-piece सिरिंज हेल्प टू, जो ये आपका रबर वाला पार्ट रहता है ये किस काम का रहता है, तो इसका मेन है कि ये सील बना के रहता है, मतलब अगर आप मेडिकेशन दे रहे हो तो कभी लीक नहीं होगा मेडिकेशन, तो क्रिएट एयर टाइट सील। अप्लाई नॉलेज, विच इंजेक्शन इज गिवन एट 90 डिग्री। तो ये आपको रटने वाला चीज़ है, इस मुझे तो रटना है। तो जब भी 90 डिग्री रहता है, मैंने पढ़ाने के दौरान भी बताया था, तो 90 डिग्री हम सिर्फ IM इंजेक्शन को देता है, IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। विच सिरिंज टिप इज़ कॉमनली यूज फॉर फीडिंग थ्रू राइल्स ट्यूब। अगर आप राइल्स ट्यूब में आप दे रहे हो तो आप कौन सा यूज़ करोगे। इसमें मेरे हिसाब से कैटेटर टिप जाना चाहिए, फिर भी आप इसको MCQ में, आपको MCQ में रीचेक कीजिए, है ना। ओके, कि कौन सा ये यूज़ करता है, और इसको भी आप याद कर लोगे। ओके, लीवर लॉक मैकेनिज्म मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें प्रेशर कम लगाते हैं, फिर भी आप इसको सर्च कर लोगे, ये आप रिविजिट करोगे। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एयर बबल इन IV इंजेक्शन। अगर एयर बबल आप किसी को दे दिया, आप मतलब इंजेक्शन दे रहे हो तो उसमें बबल चले गया, तो उससे क्या हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म। विच पार्ट ऑफ अ सिरिंज इंश्योर सिक्योर अटैचमेंट ऑफ नीडल। अगर मैं मतलब सिक्योर किसी को करना है मेरे को नीडल को, तो नीडल को अटैच करना है सिरिंज से, तो कौन सा पार्ट होता है, हब, जो प्लास्टिक का पार्ट होता है सिरिंज का,
उससे हब बोलते हैं। जैसे ये जो पर्पल वाला पार्ट दिख रहा है जो सिरिंज से जोड़ता है उसे हब बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेफ्टी सिरिंज? ग्लास सिरिंज, ऑटो डिसेबल सिरिंज, तो काफ़ी ईजी है। क्लिनिकल सिनेरियो, अ नर्स रीड द डोज फ्रॉम द रॉन्ग एज ऑफ द प्लंजर, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस? डोसेज एरर, मतलब अगर कोई पेशेंट, मतलब कोई नर्स है वो गलत पढ़ ली, गलत रीडिंग करके दे दी, तो उसका डोसेज ज़्यादा कम हो सकता है। ड्यूरिंग इंजेक्शन अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सीवियर शूटिंग पेन रेडिएटिंग टू लिम्ब, द मोस्ट प्रोबेबल कॉज इज? अगर आप मतलब मान लीजिए कोई इंजेक्शन पड़ा और पेशेंट बोला मेरा बहुत दर्द कर रहा है और दर्द फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो ये कौन सा होगा? इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस है हेमाटोमा होने का, इंजरी होने का, कुछ ऐसा इंजरी हो जाए है ना, तो ब्लड वेसल का अगर रोक देगा तो उसको पेन को रेडिएट होता है। रीयूजिंग अ डिस्पोजेबल सिरिंज इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, जो आपका मैंने बताया था यूनिवर्सल प्रिकॉशन में HIV और हेपेटाइटिस B एंड C होता है। ओके, आई नर्स चूज अ लार्ज वॉल्यूम सिरिंज फॉर अ वेरी स्मॉल पीडियाट्रिक डोज, इसमें क्या दिक्कत हो सकता है? इनएक्यूरेट डोसिंग हो सकता है। ओके, मतलब मान लीजिए आपका बड़ा सिरिंज है, आप उसको कितना ही मतलब कैसे एक्यूरेसी थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, सो आंसर से यहाँ पे अब फैक्ट्स के में आते हैं, कुछ फैक्ट्स जान लें। कभी एयर बबल आप दे दो किसी को गलती से, पेशेंट को, उसको एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, इसलिए हमेशा जब भी मेडिकेशन दो तो आपको उसका एयर बबल्स हटाना होता है। ओके, एयर बबल कभी भी किसी पेशेंट को नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो क्लॉट कर सकता है, कहीं पे जाके एम्बोलिज्म पैदा कर सकता है। इंटरमस्कुलर इंजेक्शन शुड बी गिवन विथ इंसुलिन सिरिंज, नॉट शुड बी गिवन, है ना। अगर आप IM इंजेक्शन दे रहे हो और आपके पास इंसुलिन सिरिंज है, मेरे पास इंसुलिन सिरिंज तो है नहीं वैसे, बट उसमें क्या होता है, नीडल काफ़ी छोटा साइज का होता है, तो वो IM इंजेक्शन, मसल्स काफ़ी नीचे होता है हमारे बॉडी के, तो अगर आप इंसुलिन सिरिंज से आप दोगे किसी पेशेंट को मेडिकेशन, तो उसके मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए इंसुलिन सिरिंज का यूज़ करके आप कभी, आपको क्या नहीं देना होगा, आप IM इंजेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि उसका सिरिंज का जो लेंथ होता है, नीडल का जो लेंथ होता है, नीडल का लेंथ वो काफ़ी छोटा होता है ना। जैसे कि इसका नीडल का लेंथ काफ़ी लंबा है, लेकिन उसमें क्या बहुत छोटा सा नीडल होता है इंसुलिन सिरिंज में। ओके, और 1 सिरिंज 1 पेशेंट 1 टाइम, बस यही था। तो थैंक यू गाइस लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। और हाँ, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा हार्ड होता है, बट अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी करो तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और क्यूरियोसिटी हमेशा मेंटेन करना है, क्रिएटिविटी भी हमेशा लाते रहना है, ताकि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बने रहे। सो फिर से लास्ट में मैं करूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना वीडियो को, और नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट में वीडियो रहेगा आप मुझे बता सकते हो आप किस टॉपिक में पढ़ना चाहते हो, कौन से आर्टिकल के बारे में जानना चाहते हो, आप वो मुझे बता सकते हो। तो अब तक के लिए बाय बाय।